हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पेडोलॉजी को स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ये भी बहुत बड़े टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये एग्रोनॉमी और सोइल साइंस दोनों के अंदर है। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है जो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 9th के अंदर भी इसके आते रहते हैं कुछ पॉइंट। ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्लांट की बात होगी वहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक आना ही आना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आज लाइट को कम करने की सोची थी, लेकिन इसका आज मैंने लाइट साइड में लगी थी, इसको सामने लगाई तो इसका फोकस पड़ रहा है। थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना, कल इसको सही कर लेंगे अपने। देखिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पादप पोषक तत्व। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पादप पोषक तत्व वे तत्व जो पौधे को अपनी जीवन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, या अपने पौधे को अपनी वृद्धि, ठीक है, और उत्पादन के लिए जो है जिन चीज़ की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं पादप पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? प्लांट न्यूट्रिएंट इज द स्टडी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर प्लांट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व। ठीक है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है 17। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। ठीक है, कितने हैं टोटल? 17 है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो 17 है, 17 है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो 17 है इसके अंदर लास्ट न्यूट्रिएंट कौन सा है? ठीक है, लास्ट न्यूट्रिएंट जो डिस्कवर्ड किया गया था वो कौन सा था? वो था निकल। कौन सा था? निकल न्यूट्रिएंट था जो सबसे लास्ट के अंदर खोजा गया। मतलब इसको बोल सकते हैं ये कौन सा है? 17वां न्यूट्रिएंट है। कौन सा? निकल। इसको और क्या बोल सकते हैं? लास्ट न्यूट्रिएंट और लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी बात कर सकते हैं अपने इसके बारे में। ये लास्ट कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? निकल। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए लास्ट न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो निकल। या एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, वो लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो कौन सा है? निकल है। इसकी खोज किसने की थी? ब्राउन ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1987 के अंदर जो है लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट खोजा गया था। कौन सा? निकल। ठीक है, कौन सा लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट था? निकल था। ब्राउन ने 1987 के अंदर इसकी डिस्कवर किया था। इसके बाद में यदि बात करें फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट की, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जी फेरस। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ग्रीस ने। ठीक है, कब? 1843 में। ठीक है, 1843 के अंदर जो फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट था कौन सा? फेरस, इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? फेरस। और लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? निकल है। 17वां पोषक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? निकल है। ठीक है, और फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? फेरस है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टार्टिंग की, वो है इसेंशियल क्राइटेरिया, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। हिंदी में क्या बोल देते हैं? आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी या क्राइटेरिया। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो कितने हैं? 3 क्राइटेरिया है इसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट के। 3 क्राइटेरिया है। किसने दिए थे? तो आर्नोन स्टाउट था। ठीक है, आर्नोन एंड स्टाउट, इसने आर्नोन और स्टाउट ने 1939 के अंदर
ठीक है। आर्नोन एंड स्टाउट ने 1939 के अंदर एसेंशियल क्राइटेरिया दिया था, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी थी, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया दिया था, कितने क्राइटेरिया दिए थे? 3 क्राइटेरिया दिए थे, लेकिन इसको रीडिस्कवर किया गया, दोबारा इसको बताया गया, किसके द्वारा? आर्नोन के द्वारा, ठीक है। आर्नोन ने इसको रीडिस्कवर किया कब? 1954 के अंदर, ठीक है। पहले तो किसने दिए? आर्नोन एंड स्टाउट दोनों ने दिए थे, कब? 1939 के अंदर। फिर डिस्कवर हुए कब? 1954 के अंदर। किसने दिए? ये आर्नोन ने दिए थे। 3 क्राइटेरिया थे। कौन सा था? पहला क्राइटेरिया था कि प्लांट जो है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता जब तक उसको ये 17 पोषक तत्व नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया उसने क्या बताया कि कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसी के द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी, किसी दूसरे तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी। थर्ड उसने क्राइटेरिया क्या दिया कि पौधे के अंदर जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया दिए थे आर्नोन और स्टाउट ने, और इसकी मतलब डिस्कवर किसने किया था? आर्नोन ने किया था। कब? 1954 के अंदर। ये पूछा जाता है कि एसेंशियल क्राइटेरिया कितने हैं? तो 3 हैं। रीडिस्कवर किसने किया था? आर्नोन ने। कब किया था? 1954 के अंदर। तो ये 2 जो सन है वो याद रखना, ठीक है, एग्जाम के अंदर इनसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपने एक एक क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो पहला क्या था? प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, plant cannot be complete, plant cannot be complete their life cycle without any essential nutrient, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी के, सॉरी आवश्यक तत्वों की कमी से, ठीक है। प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, किसी भी आवश्यक पोषक तत्व के बगैर अपना पौधा है वो जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। पहला क्राइटेरिया ये था। सेकंड क्राइटेरिया उसने क्या बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ that particular nutrient can be fulfilled by that nutrient only। क्या बोला इसने कि किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी होती है तो वो उसी पोषक तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है, किसी दूसरे तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कैन बी फुलफिल्ड बाय दैट न्यूट्रिएंट ओनली, ठीक है। मतलब उसी पोषक तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। जैसे मान लो अपने को भूख लगी है, ठीक है, तो अपने खाना खाते तभी अपनी भूख समाप्त होती है ना। ऐसे नहीं है चलो कुरकुरे खा लिए तो थोड़ी देर के लिए अपने को आराम मिल सकता है, लेकिन जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक अपनी भूख नहीं मिटती है। तो वही बात है कि जो डेफिशिएंसी होती है जिस न्यूट्रिएंट की, तो वो उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसे नहीं है कि यार नाइट्रोजन के उसके अंदर डेफिशिएंसी और आप उसको फास्फोरस दे रहे हैं तो उससे उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसको जब तक नाइट्रोजन नहीं दोगे तब तक प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, या पौधा मुरझा जाएगा। थर्ड उसने क्राइटेरिया क्या दिया कि प्लांट न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। जो प्लांट होते हैं
सॉरी जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके अंदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया थे। ठीक है, और एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको तीनों क्राइटेरिया दे देंगे और लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे करना होगा। या कई बार क्या कर देते हैं वो बीच में से एक स्किप करके कोई दूसरी ही लाइन दे देते हैं, तो इनको अच्छे से तरीके से याद कर लेना। पहला क्या है कि कोई भी जो 17 न्यूट्रिएंट है इनके बगैर ये पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, किसी भी तत्व की कमी होती है तो वो उसी के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। तीसरा क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाओं के अंदर। ठीक है, तो ये थे 3 क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं न्यूट्रिएंट के। किसने दिए थे एसेंशियल क्राइटेरिया, आर्नोन और स्टाउट ने, कब 1939 के अंदर, लेकिन इसको रीडिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, आर्नोन के द्वारा, कब 1954 के अंदर। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और सॉइल फिजिक्स अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है 100%। और हाँ, एक चीज़ बतानी बोलेगा, तो कल की जो क्लास थी ना उसके अंदर अपने थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करी थी, तो मैंने वहाँ पे आपको बोल दिया था कैलोरी पर सेकंड इसकी यूनिट। ठीक है, नोट्स के अंदर तो मैंने सही लिखा, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये है, वो जल्दी के अंदर कन्फ्यूजन हो गई थी तो मैंने कैलोरी बता दिया था, लेकिन आपको नोट्स के अंदर सही लिखा है, तो इसका देख लेना, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, वो कल क्या है उसके अंदर कन्फ्यूजन होगी जी, तो करके वो गलती से बोली गई है। अब देखिए इस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन है। पहला है बेसिक या नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, बेसिक या नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसका 4 प्रकार का अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये किसके बेस पे है, ये है नॉन मिनरल और मिनरल के बेस पे, लिख लेना ब्रैकेट में, बेस्ड ऑन मिनरल और नॉन मिनरल। ठीक है, सेकंड है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पहले कौन से हैं, बेसिक या नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और ये कौन से हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बेसिक या नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 3। ठीक है, और मिनरल न्यूट्रिएंट कितने रहेंगे फिर 14। टोटल कितने हैं, 17 है। ठीक है, नॉन मिनरल कितने हैं, 3 हैं। मिनरल कितने हैं, 14 है। इसके बाद में नॉन मिनरल की बात करूं तो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, कितना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन से हैं, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट, या इनको बोल देते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स। कार्बन कितने परसेंट होता है, 45%। ठीक है, ये भी कितना होता है, 45%। और हाइड्रोजन कितना होता है, 6% होता है। और तीनों टोटल मिलके क्या बनाते हैं, 96% जो है ये होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 96%। ये अपने आप में 100% है, तो 96% ये हो गया। तो ये कितने रहेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट 4% होते हैं। ठीक है, ये 96, क्योंकि इनको क्या बोला है, बेसिक, ये बेस बनाते हैं प्लांट का, तो ये कितने हैं, 96%। अब बात करें नॉन मिनरल क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, एटमॉस्फेयर के द्वारा ही मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली अवेलेबल एट एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनको क्या है, न्यूट्रिएंट्स या सॉरी मैन्योर या फर्टिलाइजर के द्वारा नहीं दिया जा सकता है कि इनको, ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, आप उन्होंने कभी देखा है जी ऑक्सीजन के लिए ये खाद दे दो, ठीक है, या ये फर्टिलाइजर दे दो, हाइड्रोजन के लिए फर्टिलाइजर दे दो, कार्बन के लिए नहीं देते ना अपने, क्योंकि ये क्या है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको एटमॉस्फेयर यानी एयर प्लस वाटर के द्वारा ही ये मिलते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर ये पॉइंट लिख लेना, इनको क्या है, मैन्योर या फर्टिलाइजर के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यदि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ये कितने हैं, 14 हैं। इनको फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और कौन से हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो के अंदर कितने हैं? 3, ठीक है। और माइक्रो के अंदर कितने हैं? कितने बच के? 11, ठीक है। ये 3, ये 6 है। हाँ, तभी मैं सोचूँ इससे कैसे हो रहा है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने? 6 और माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं? 8, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इनको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? मोर देन 1 ppm, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 ppm से ज़्यादा होती है, ठीक है। और माइक्रो कौन से होते हैं जिनकी लेस देन 1 ppm रिक्वायरमेंट रहती है, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो कितने हैं? 6 है, माइक्रो कितने हैं? 8 है। इसके बाद में फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी। प्राइमरी कितने हैं? 3 और सेकेंडरी भी कितने हैं? 3 है। कौन कौन से है प्राइमरी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद में सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी कौन से है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन कौन से है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, NPK, CmGs। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात आती है तो कौन कौन से है? बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। हो गए ना? 4 और 4 8, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से हैं? बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ठीक है। ये कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी, ठीक है। इनके नाम से जैसे बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी, ठीक है। ये कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ये था अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। माइक्रो के अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन बहुत रहती है स्टूडेंट्स को, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सेकेंड नंबर पे क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन सेकेंड नंबर वाले क्लासिफिकेशन को करने से पहले आगे जितने भी क्लासिफिकेशन हैं उनको करने से पहले अपने को करनी पड़ेगी इनके अवेलेबल फॉर्म। उससे क्लासिफिकेशन को आसानी से समझा जा सकेगा, वरना मैं आप वहाँ पे पॉइंट लिखूँगा तो आपको समझे। तो पहले इनकी अवेबिलिटी फॉर्म लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इधर लिख लीजिए अवेलेबल फॉर्म। पहले NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, प्राइमरी, सेकेंडरी आ गया माइक्रो, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और इधर आ जाएगा निकल, ठीक है। नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रेट, ठीक है, NO3- और अमोनियम NH4+। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया, ठीक है, और NH4+ को क्या बोलते हैं? अमोनियम। फास्फोरस की अवेलेबल फॉर्म क्या है? H2PO4-, ठीक है, क्या है? H2PO4-। पोटेशियम की क्या है? K+। कैल्शियम की क्या है? Ca+2। मैग्नीशियम की क्या है? Mg+2। सल्फर की क्या है? SO4-, सल्फेट, ठीक है, SO4-। बोरोन की क्या है? H3BO3, ठीक है। फेरस की क्या है? SO4-2 है भैया। यहाँ फेरस की क्या है? Fe+2। इसको क्या बोलते हैं? फेरस। और कई बार Fe+3 आपने लिखा हो देखा, इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। ये क्या है? फेरस है और ये फेरिक है, ठीक है। तो ये इसकी अवेलेबल फॉर्म कौन सी होती है प्लांट के अंदर? Fe+2। मैग्नीज की क्या होती है? Mn+2। कॉपर की क्या होती है? Cu+2। जिंक की क्या होती है? Zn+2। मोलिब्डेनम की क्या होती है? MoO4-, ठीक है।
और क्लोरीन की क्या होती है Cl माइनस, और निकल की अवेलेबल फॉर्म क्या होती है Ni+2। ठीक है, ये होती है इनकी अवेलेबल फॉर्म। कौन कौन सी? नाइट्रोजन की क्या होती है NO3 माइनस, अमोनियम की क्या होती है NH4+। ठीक है, ये सॉरी नाइट्रोजन की दो फॉर्म है, नाइट्रेट और अमोनियम। फॉस्फोरस की क्या है H2PO4 माइनस, पोटेशियम की क्या है K+, कैल्शियम की है Ca+2, मैग्नीशियम की क्या है Mg+2, सल्फर की क्या है SO4-2। ठीक है, बोरॉन की क्या है H3BO3 माइनस। ठीक है, Fe की क्या है Fe+2, मैग्नीज Mn+2, कॉपर की Cu+2, जेडन की Zn+2, मोलिब्डेनम की MO4 माइनस, क्लोरीन की क्या होती है Cl माइनस, और निकल की Ni+2। ठीक है, ये है इसकी अवेलेबल फॉर्म और ये न्यूट्रिएंट्स, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। अभी एक साइड में इनको छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि अपने जो भी क्लासिफिकेशन आगे कर रहे हैं वो अपने को आसानी से समझ आ जाए। इनको एक साइड में लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या है NO3 माइनस और NH4+। ठीक है, इसके बाद फास्फोरस का क्या है H2PO4 माइनस, फिर पोटेशियम का क्या है K+, उसके बाद में कैल्शियम का क्या है Ca+2, मैग्नीशियम का क्या है Mg+2, फिर सल्फर का क्या है SO4-2, उसके बाद में बोरोन का क्या है H3BO3, उसके बाद में क्या है सल्फर बोरोन फेरस Fe+2। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीज Mn+2, फिर कॉपर Cu+2, फिर जिंक Zn+2, फिर उसके बाद में मोलिब्डेनम MOO4 माइनस, और क्लोरीन आ जाता है Cl माइनस, और निकल। ठीक है, ये है इसकी अवेलेबल फॉर्म। अब जो भी क्लासिफिकेशन होएगा वो इसको याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपने ने कर लिया। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कैटायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, हिंदी में क्या बोल लेंगे? अच्छा, बेस्ड ऑन। ठीक है, धनायन और ऋणायन के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने कैटायन और एक नीचे लिख दें एनायन। अब आप लोग आसानी से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना। अब देखिए, कैटायन की बात करूँ तो कैटायन में एक तो क्या आ जाएगा, कैटायन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एनायन क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन के अंदर क्या आएगा NH4+। ठीक है, उसके बाद में देखिए पोटेशियम आ जाएगा इसमें, उसके बाद में कैल्शियम भी इसी में आएगा, मैग्नीशियम भी इसी में आएगा, बोरोन नहीं आएगा, फेरस इसी में आएगा, मैग्नीज इसी में आएगा, कॉपर इसी में आएगा, जिंक भी इसी में आएगा, और बस निकल आएगा। ठीक है, ये है कैटायन जितने भी है। ठीक है, उसके बाद एनायन की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा नाइट्रेट आ जाएगा, फिर फास्फोरस भी इसी में आएगा, उसके बाद में सल्फर भी इसी में आएगा, फिर बोरोन भी इसी में आएगा, और मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये था कैटायन और एनायन के बेस पे, इसीलिए बोल रहा हूँ इस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लेना। आगे 3 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन है, तीनों इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, कैटायन और एनायन के बेस पे देख लिया, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायन। ठीक है, आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए और बीच में एक ऑप्शन ये दे देंगे, तो आपको इस पे टिक करना होगा। एक होता है कि बोथ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, बोथ न्यूट्रिएंट इज कैटायन एंड एनायन, मतलब जो कैटायन और एनायन दोनों के रूप में होता है तो वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन के रूप में सिर्फ नाइट्रोजन है। ये देखिए इसमें भी NH4+ आ रहा है और यहाँ पे नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है वो धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। ये था इसका सेकंड क्लासिफिकेशन। एग्जाम के अंदर इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अपने जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब अपने देखेंगे कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब कल इसकी क्वेश्चन करेंगे ना क्लास के लास्ट में तब देखना। ठीक है, तो ये सेकंड इसका क्लासिफिकेशन था। अब थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन कंबाइंड फॉर्म। बेस्ड ऑन कंबाइंड
एंड अनकम्बाइंड। ठीक है, तो एक साइड में अपने लिख दें कंबाइंड और एक साइड में लिख दें अनकम्बाइंड। ठीक है, इतनी देर में आप क्लासिफिकेशन लिखिए जितना मैं एक बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा कंबाइंड फॉर्म में है, कौन सा अनकम्बाइंड फॉर्म में है। तो देखिए नाइट्रोजन कंबाइंड है या अनकम्बाइंड है? नाइट्रोजन कंबाइंड है ना। ठीक है, तो कंबाइंड में, कंबाइंड का मतलब क्या है, एक तो जैसे ये सिंगल है, ये इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है ना, तो कंबाइंड में एक तो नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद में फास्फोरस भी कंबाइंड में आएगा। ठीक है, पोटेशियम अनकम्बाइंड में आएगा, कैल्शियम भी अनकम्बाइंड में आएगा, मैग्नीशियम अनकम्बाइंड हो गया। ठीक है, सल्फर कंबाइंड में आ जाएगा, बोरॉन भी कंबाइंड में आ जाएगा, फेरस अनकम्बाइंड में आएगा। ठीक है, मैग्नीज भी अनकम्बाइंड में आएगा, कॉपर भी अनकम्बाइंड में, जिंक भी अनकम्बाइंड में, मोलिब्डेनम कंबाइंड में। ठीक है, क्लोरीन अनकम्बाइंड और निकल भी अनकम्बाइंड में आएगा। ये इसका थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया कंबाइंड और अनकम्बाइंड के बेस पे। ठीक है, कंबाइंड कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरॉन और मोलिब्डेनम, 5 न्यूट्रिएंट हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, बाकी अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं। इस टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कौन कौन से कंबाइंड है और कौन कौन से अनकम्बाइंड है। एक तो ये रहा, 1 2 3 4 और 5, ये लिखे आपने 5 न्यूट्रिएंट। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, और आपको ये 3 ऑप्शन देके और बीच में कोई सा भी इनमें से एक ऑप्शन दे देंगे, तो आपको इस पर टिक करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद में थर्ड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। ठीक है, किस पे बेस पे? अवेलेबिलिटी के। जब अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर सॉइल और प्लांट के अंदर अलग अलग होएगा। तो पहले अपने प्लांट की बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपने सॉइल के अंदर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी के बेस पे किस प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो प्लांट के अंदर जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट। ठीक है, फिर है लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, थर्ड है मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स और फोर्थ है इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि सॉइल और प्लांट के अंदर कन्फ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट्स को। तो इमोबाइल के अंदर आता है कैल्शियम और बोरॉन। कौन आता है? कैल्शियम और बोरॉन आता है। किसके अंदर आता है? इमोबाइल के अंदर। ठीक है, मॉडरेट के अंदर आता है जिंक। ठीक है, मॉडरेट में आता है जिंक, इमोबाइल के अंदर आता है कैल्शियम और बोरॉन। हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? एन पी। ठीक है, कैल्शियम इधर आ गया, सल्फर नहीं आएगा। उसके बाद में कौन से आते हैं सेकेंडरी? कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें आएगा, एन पी के पोटेशियम इधर आएगा। ठीक है, कैल्शियम नहीं आएगा क्योंकि कैल्शियम इधर आ चुका है। ठीक है, मैग्नीशियम आ गया, सल्फर इसमें आएगा लेस मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें बोरॉन, बोरॉन ये आ गया, फेरस इसमें आएगा। ठीक है, फेरस। उसके बाद में कौन सा आता है? बेफीमन इसमें आएगा, मैग्नीज इसमें आएगा, Mn+2। ठीक है, बेफीमन, कॉपर भी इसमें आएगा, जिंक भी इसमें आएगा और मोलिब्डेनम भी इसमें आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार क्लासिफिकेशन था। ठीक है, हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल। ठीक है, हाईली मोबाइल में कौन से? NPK, Mg और Mn+2 है। लेस मोबाइल में कौन से है? सल्फर, फेरस, कॉपर, मोलिब्डेनम है। मॉडरेट में जिंक है और इमोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरॉन है। एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है। ठीक है, अब वो देखिए उनमें से सारे नाइट्रोजन आ गया किसमें? ठीक है, हाईली मोबाइल में, फास्फोरस भी इसमें है। इसका याद रखना, अब जब अपने सॉइल के अंदर पढ़ेंगे तो ये चला जाएगा इमोबाइल के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीज इधर लिखिए, मैग्नीज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। ठीक है, जिंक और कैल्शियम। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि प्लांट के अंदर
मॉडरेट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो जिंक होता है, और इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, कैल्शियम और बोरोन होता है। ठीक है, हाईली और लेस का भी याद रखना, हाईली के अंदर कितने, सिर्फ 4 ही है, NPK वो तो है, सेकेंडरी के अंदर सिर्फ एक है, कौन सा, मैग्नीशियम। फिर सेकेंडरी एक इधर है इमोबाइल के अंदर, और एक सेकेंडरी किसके अंदर है, लेस मोबाइल के अंदर। तो ये जो राउंड की हैं, इनसे एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हाईली मोबाइल जो है प्लांट के अंदर कौन सा होता है, आपको फास्फोरस दे देंगे और इनमें से कोई ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ये था अपना प्लांट के अंदर अवेबिलिटी के बेस पे। सेकंड है सोइल के अंदर, सेकंड किसके अंदर है, सोइल के अंदर। सोइल के अंदर एक तो है हाईली मोबाइल, न्यूट्रिएंट, एक हो गया लेस मोबाइल, और एक हो गया इमोबाइल। सोइल के अंदर सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अवेबिलिटी के बेस पे, हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा H2PO4 माइनस, और कौन से आ जाएंगे इसमें, जिंक। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि मैंने अभी प्लांट का कराया था। ठीक है, प्लांट के अंदर अवेबिलिटी के बेस पे कराया था, तो वहाँ पे मैंने फास्फोरस को किसके अंदर रखा था, हाईली मोबाइल के अंदर रखा था ना। और सोइल के अंदर ये क्या है, जो इमोबाइल